पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्लास में यशोवर्मन का कुछ लाइनें पढ़ी थी जो ये लिखी हुई हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद लगभग 75 वर्षों तक कन्नौज का इतिहास अंधकारमय रहा। इसके पश्चात कन्नौज के राज सिंहासन पर यशोवर्मन नामक एक महत्वाकांक्षी एवं शक्तिशाली राजा आसीन हुआ। इस शासक के बारे में जानकारी वागपति के गौड़ वहो नामक प्राकृत भाषा में लिखित काव्य से होती है। इसके समय हुई चाओ नामक चीनी यात्री कन्नौज आया था। देखो, हुई चाओ ये नाम है चीनी यात्री का, और जो आया था किसके शासनकाल में? यशोवर्मन के। हुई चाओ वागपति के अतिरिक्त संस्कृत के महान नाटककार भवभूति इसके दरबार में निवास करते थे। भवभूति के 3 प्रसिद्ध नाटक ग्रंथों मालती माधव, उत्तर रामचरित तथा महावीर चरित की रचना की थी। यशोवर्मन शैव धर्म का अनुयायी था भाई, शैव धर्म को मानने वाला था। इसके पश्चात हम कन्नौज में आयुध नामधारी राजाओं को शासन करता हुआ पाते हैं। अब राजपूत राज्यों का उदय एवं त्रिकोणात्मक संघर्ष। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतैक्य की स्थिति नहीं है, मतलब एक ही मत नहीं है। चंद्रबरदाई की कृति पृथ्वीराज रासो में यह दृष्टांत आया है कि पृथ्वी के त्रास का हरण करने के लिए ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, जहां यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, प्रतिहार, चौहान तथा चालुक्य का उदय हुआ। हालांकि उपर्युक्त मत का खंडन किया जा चुका है। अधिकांश विद्वान अब इस बात पर सहमत हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति कई सम्मिलित कारकों का परिणाम था। पूर्व मध्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कन्नौज के लिए हुआ त्रिपक्षीय संघर्ष है। इस संघर्ष में प्रतिहार, पाल एवं राष्ट्रकूट शक्तियों ने भाग लिया। संघर्ष की शुरुआत वत्स राज एवं धर्मपाल के मध्य हुई। प्रारंभिक चरण में वत्सराज को सफलता मिली तथा वह कन्नौज पर अपने पसंदीदा शासक इंद्रायुध को बैठाने में सफल भी रहा। आगे ध्रुव राष्ट्रकूट शासक था के हस्तक्षेप के कारण प्रतिहार शासक वत्सराज को पीछे हटना पड़ा। इस स्थिति का फायदा धर्मपाल ने उठाया। वह अपने पसंदीदा शासक चक्रायुध को कन्नौज के सिंहासन पर आसीन करवाया। संघर्ष के अगले चरण की शुरुआत प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल के मध्य हुई। इसमें नागभट्ट द्वितीय को प्रारंभिक सफलता मिली। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय के हस्तक्षेप के कारण नागभट्ट द्वितीय को भी पीछे हटना पड़ा। कालांतर में कन्नौज की दावेदारी को लेकर इन तीनों वंशों में खींचातानी चलती रही। इसी क्रम में प्रतिहार शासक मिहिर भोज को सफलता मिली। ग्वालियर लेख में इसकी विजयों का वर्णन है। मिहिर भोज प्रथम का उत्तराधिकारी महेंद्रपाल प्रथम हुआ। उसने उत्तर प्रदेश, बिहार व बंगाल के एक बड़े भाग पर अपना साम्राज्य कायम किया, जिसमें कन्नौज भी शामिल था। त्रिपक्षीय संघर्ष में प्रतिहारों को अंतिम रूप से सफलता मिली। जो त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था उसमें प्रतिहारों को सफलता मिली थी। कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष के कारण तीनों राजवंशों की शक्ति व संसाधन क्षीण हुए। कालांतर में इन तीनों वंशों का पतन हो गया।
भाई लड़ते रहे तो पतन तो होना ही है, और जब समान शक्तियाँ लड़ेंगी तो और ज़्यादा। तो इस तरीके से प्रतिहारों के बाद की स्थिति, प्रतिहारों की पराजय के पश्चात मध्य देश, जिसको हम उत्तर प्रदेश कहते थे, में पुनः अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई। इसी समय उत्तर प्रदेश में दो नए राजपूत वंश, क्रमशः चंदेल वंश तथा गहेड़वाल वंश का उदय हुआ। अब पढ़ेंगे हम लोग चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चंदेलों का उदय बुंदेलखंड की भूमि पर हुआ। ध्यातव्य है कि बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था? जेजाक भुक्ति। इनका आरंभिक चंदेल शासक गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। इनका इतिहास जानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण स्रोत आधुनिक उत्तर प्रदेश से भी प्राप्त हुए तथा ननयौरा अभिलेख हमीरपुर उत्तर प्रदेश में है तथा महोबा के किले की दीवार पर अंकित लेख। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। वह एक साम्राज्यवादी शासक था। सर्वप्रथम उसने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार साम्राज्य को समाप्त प्राय कर दिया तथा राष्ट्रकूटों से कालिंजर को छीन लिया। चंदेल शासकों की आरंभिक राजधानी कालिंजर थी। राजा धंग ने इसे खजुराहो हस्तांतरित किया था। धंग ने अंतिम रूप से प्रतिहार सत्ता को उखाड़ फेंका तथा कन्नौज पर अधिकार कर लिया। धंग ने गंगा यमुना के पवित्र संगम में अपना शरीर त्याग किया। धंग ने गंगा यमुना के पवित्र संगम में अपना शरीर त्याग किया। धंग के परवर्ती शासकों में विद्याधर एक शक्तिशाली शासक था। धंग के परवर्ती शासकों में विद्याधर एक शक्तिशाली शासक था। विद्याधर अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनवी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कृष्ण मिश्र निवास करते थे। तो यहाँ पर प्रबोध चंद्रोदय के रचयिता कौन थे? कृष्ण मिश्र। आलाउदल नामक दो सेना नायक चंदेल वंश के अंतिम महान शासक परमृदेव के राजदरबार में रहते थे। परमृदिदेव, ठीक है, ये नाम थोड़ा अटपटा है पढ़ने में। परमृदिदेव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित किया। इसके साथ ही चंदेलों की स्वाधीनता का अंत हो गया। ठीक, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। गहेड़वाल या राठौर राजवंश। तो राठौर राजवंश क्या है? प्रतिहार साम्राज्य के विघटन से फैली हुई अव्यवस्था का लाभ उठाकर 1090 ईस्वी के लगभग चंद्रदेव नामक व्यक्ति ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इस वंश का इतिहास मुख्यतः हमें अभिलेख या शिलालेखों से ज्ञात होता है। अभिलेखों में गोविंद चंद्र के वाराणसी का ताम्र पत्राभिलेख तथा कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख प्रमुख है। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक गोविंद चंद्र था। गहेड़वाल वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो गोविंद चंद्र था। उसके लेखों में उसे विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। विविध विद्या विचार वाचस्पति किसको कहा गया है? गोविंद चंद्र को। इसके मंत्री लक्ष्मी शंकर ने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा। लक्ष्मीधर ने क्या लिखा? कृत्य कल्पतरु, जो एक मंत्री था। गोविंद चंद्र की पत्नी का नाम कुमार देवी था, जो बौद्ध मत की अनुयायी थी। जयचंद गहेड़वाल वंश का अंतिम शासक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने
1194 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। अब आते हैं हम लोग मध्यकालीन इतिहास। मध्यकाल में भारत पर आधिपत्य स्थापित करने वाले दिल्ली सल्तनत के शासकों और मुगलों का उत्तर प्रदेश से गहरा संबंध रहा। सल्तनत कालीन शासकों द्वारा यहाँ जौनपुर और फिरोजाबाद के रूप में नगर बसाए गए। विश्व प्रसिद्ध कई स्थापत्यों जैसे ताजमहल, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला आदि का निर्माण कराया गया। अब पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की गई। ऐबक के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना और इसने सल्तनत के सामने विद्यमान मुश्किलों का खुलकर सामना किया। इसने मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत की रक्षा की। इसके बाद खिलजी वंश तथा तुगलक वंश के शासकों ने धीरे धीरे दिल्ली की सीमा का विस्तार किया। वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकांश क्षेत्र इन शासकों के साम्राज्य का अंग रहा। तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने उत्तर प्रदेश में 2 नए नगरों फिरोजाबाद एवं जौनपुर का निर्माण कराया। जौनपुर वर्तमान उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित प्रमुख सल्तनतकालीन नगर हैं, जिसकी स्थापना सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली में फैली अस्थिरता का लाभ उठाकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के एक दास मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने सन 1394 में स्वतंत्र जौनपुर राज्य की स्थापना करी। जौनपुर राज्य की स्थापना किसने करी थी? दास मलिक, जिसको ख्वाजा जहां भी कहते हैं, और 1394 ईस्वी में। इसको तुगलक वंश के सुल्तानों ने मलिक उस सर्क की उपाधि दी थी। इसी कारण उसके द्वारा स्थापित साम्राज्य को सरकी साम्राज्य कहा जाता है। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर में अनेक स्थापत्यों का निर्माण कराया गया। इस दौरान जौनपुर को शिक्षा, संस्कृति, कला एवं व्यापार का एक प्रमुख केंद्र बन जाने के कारण सिराज ए हिंदुस्तान, पूर्व का सिराज जिसे कहते हैं, कहा जाने लगा। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह सरकी था। सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में जौनपुर को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। सिकंदर लोधी ने आगरा नामक एक नए शहर की स्थापना करवाई और 1504 ईस्वी में, या कुछ जगह 1506 मिलता है, आगरा को अपनी राजधानी बनाया। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को परास्त कर मुगल वंश की नींव डाली। देखिए, इब्राहिम लोदी को परास्त किया किसने? 1526 ईस्वी में बाबर ने। वहीं से मुगल वंश की नींव पड़ी भारत में। ठीक है। और अब आते हैं भक्ति एवं सूफी आंदोलन। ठीक है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ उपनिषदों, भगवद गीता, पुराण आदि धार्मिक ग्रंथों के आधार पर हुआ, जबकि सूफी आंदोलन इस्लाम की कट्टरता के विरुद्ध तथा तुर्की शासन में व्याप्त घुटन एवं उदासी को दूर करने के लिए हुआ।
उत्तर प्रदेश के अनेक भक्ति संतों ने भक्ति आंदोलन में अपना विशिष्ट योगदान दिया। सूरदास, अमीर खुसरो, तुलसीदास, कबीर उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख संत हैं। रामानंद 14वीं सदी के महान संत थे। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था और वे प्रयागराज और बनारस में ही रहे। उन्होंने विष्णु की जगह राम की आराधना पर बल दिया। रामानंद के गुरु रामानुज थे। उन्होंने अपने उपदेश संस्कृत की जगह हिंदी में दिए, जिससे इनको अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। रामानंद ने सिद्धांतता जाति का विरोध नहीं किया, जाति प्रथा का विरोध नहीं किया, परंतु व्यवहारिक जीवन में वे जाति की समानता पर विश्वास करते थे। उन्होंने निचली जातियों समेत सभी जातियों के लोगों को अपना शिष्य बनाया। कृष्ण भक्त कवियों में सूरदास का नाम सर्वोपरि है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के रूनकता नामक गांव में हुआ। सगुण भक्ति के उपासक सूरदास अकबर के समकालीन थे। देखो, सूरदास जो थे वो अकबर के समकालीन थे और सगुण भक्ति धारा के उपासक रहे थे। सूरदास ने ब्रजभाषा में अपनी रचनाएं की, जिसमें सूर सागर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। साहित्य लहरी, सूर सारावली आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। राधा कृष्ण के भक्त सूरदास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहे तथा अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रेम की असाधारण ऊंचाइयों को छुआ। वल्लभाचार्य के परम शिष्य सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। तुलसीदास का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हिंदी साहित्य के इस महान कवि का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। ये अकबर के समकालीन थे। देखो, जो तुलसीदास थे उनका जन्म राजापुर गांव में हुआ और अकबर के ही समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया। तुलसीदास की कृतियों में रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, बरवै रामायण आदि प्रमुख हैं। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में अत्यंत प्रसिद्ध संत कबीर का जन्म अनुमानतः काशी वाराणसी में हुआ तथा वे सिकंदर लोदी के समकालीन थे। देखो, सिकंदर लोदी के समकालीन कौन रहा? कबीरदास। उन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को निश्चित रूप दिया। कबीर निर्गुण भक्ति धारा के पहले संत थे। निर्गुण भक्ति धारा, ठीक है, याद रखना। संत कबीर जो थे निर्गुण भक्ति धारा के पहले संत थे, जो संत होकर भी अंत तक गृहस्थ बने रहे। उनकी विचारधारा विशुद्ध अद्वैतवादी थी। उनकी शिक्षाएं बीजक में संग्रहित कबीर के उपदेश साखी, संवद तथा रामायणी में वर्णित हैं। जो बीजक है उसमें जो तीन चीज़ें का मिश्रण है, साखी, संवद और रामायणी, ये तीनों चीज़ें बीजक में लिखी हुई हैं, जिन्हें हिंदू मुसलमान दोनों अपनाना पसंद करते हैं। इसकी भाषा सदुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी कही जाती है। ठीक है, भाषा कौन सी है? सदुक्कड़ी और पंचमेल बीजक में। नवद्वीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल में पड़ता है। में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वंभर था। ठीक है, इन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की तथा अपनी कर्म स्थली मथुरा को बनाया तथा जीवन का अंतिम समय भी वहीं व्यतीत किया। वे सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। चिश्ती संप्रदाय, अब पढ़ेंगे हम लोग चिश्ती संप्रदाय के बारे में।
भारत में स्थापित सबसे प्राचीन एवं संगठित सूफी सिलसिला चिश्ती संप्रदाय था। चिश्ती सिलसिले के संत प्रवृत्ति से अत्यंत उदार थे तथा चिश्ती संत सुल्तान या अमीरों से कोई वास्ता नहीं रखते थे। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती सिलसिले की नींव भारत में रखी थी। बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, नसरुद्दीन चिराग दिल्ली आदि इस संप्रदाय के प्रमुख संत थे। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के एटा के पटियाली गांव में हुआ था। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो सूफियाना कवि थे और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। दोहे, गजल, ख्याल, रुबाई, मुकरी तथा पहेलियों की रचनाएं अमीर खुसरो द्वारा की गईं। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। किरान उस सादेन, हस्त बिहिस्त, नूह सिपिहर, आशिका इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। फिर क्या देखते हैं, मुगल काल में बादशाह अकबर, मुगल काल में बादशाह अकबर के समय चिश्ती संप्रदाय की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। इसमें सूफी संत सलीम चिश्ती का प्रमुख योगदान रहा। सलीम चिश्ती ने उत्तर प्रदेश के आगरा नगर से कुछ दूर फतेहपुर सीकरी को अपनी कर्म भूमि बनाया तथा इसकी समाधि भी फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाई गई। सलीम चिश्ती की समाधि कहाँ पर है? अकबर के द्वारा बनवाई गई फतेहपुर सीकरी में। बादशाह अकबर स्वयं सलीम चिश्ती के प्रति आदर भाव रखता था तथा अपने पुत्र जहांगीर को उन्हीं का आशीर्वाद मानता था। इसलिए उन्हीं के नाम पर उसने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। बहुत बढ़िया। अब देखिए, सत्तारी सिलसिले की भारत में स्थापना शाह अब्दुल सत्तार द्वारा की गई। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत ग्वालियर निवासी हजरत मोहम्मद गौस थे। इन्होंने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। संगीत सम्राट तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। सत्तारी सिलसिले का प्रभाव जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्रों में था। मुगल काल, अब आ गया मुगल काल। उत्तर प्रदेश में बाबर को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे जौनपुर, गाजीपुर, कालपी, इटावा और कन्नौज के अफगानों से गतिरोध का सामना करना पड़ा। खानवा युद्ध के उपरांत बाबर ने कन्नौज और अवध के क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। मुगल वंश की सत्ता 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं के हाथ में आई। हुमायूं को सूर वंश के संस्थापक शेर शाह सूरी के हाथों पराजय मिली। शेर शाह सूरी की सत्ता 1545 ईस्वी तक दिल्ली पर कायम रही। शेर शाह के मरणोपरांत हुमायूं ने अपनी गतिविधियों को बढ़ाया और 1555 ईस्वी में पुनः दिल्ली का शासक बन बैठा। हुमायूं का 1555 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होने के बाद उनके पुत्र अकबर की ताजपोशी की गई और वह दिल्ली का शासक बना। अकबर के द्वारा शासन की बागडोर संभालने के बाद भारतीय इतिहास में एक नवीन युग का प्रारंभ हुआ। अकबर एक सहिष्णु शासक सिद्ध हुआ। उसने युद्ध, शांति, वैवाहिक नीति तथा हिंदू एवं इस्लाम संस्कृतियों के समन्वय के साथ शासन प्रारंभ किया। यही परंपरा आगे अकबर के उत्तराधिकारियों में भी देखने को मिली। अकबर के नवरत्नों में टोडरमल और बीरबल उत्तर प्रदेश से संबंधित थे।
शाहजहाँ द्वारा दिल्ली को राजधानी बनाने के पूर्व आगरा ही मुगलों की राजधानी बनी रही। टोडरमल ने दहसाला बंदोबस्त स्थापित किया, जो भू राजस्व व्यवस्था का नवीन स्वरूप था। बीरबल के बारे में यह कहा जाता है कि अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला यह प्रथम हिंदू व्यक्ति था। ठीक है, जो टोडरमल था, बीरबल के बारे में कहा जाता है अकबर द्वारा चलाया गया दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू था। वर्तमान उत्तर प्रदेश में मुगलों ने अपने निर्माण कार्य कराए। मुगल महान निर्माता थे। आगरा से कुछ दूर फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक किले का निर्माण कराया। शाहजहाँ द्वारा अपनी पत्नी मुमताज महल की मृत्यु के बाद उसकी याद में आगरा में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल नामक मकबरे का निर्माण कराया गया, जो कला रत्न और विश्व के अजूबों में से एक है। आगरा के किले का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया। आगरा का किला अकबर ने बनवाया। इसमें स्थित संगमरमर की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया। अब देखिए, मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहाँ ने। शाहजहाँ के बाद मुगल सत्ता औरंगजेब के हाथों में आई। औरंगजेब ने काव्य साहित्य की उपेक्षा की। उसे उपदेशात्मक धार्मिक साहित्य में रुचि थी। ललित कलाओं, संगीत और चित्रकला का विकास इसके काल में अवरुद्ध हुआ। स्थापत्य में भी अरुचि दिखाते हुए अपने शासनकाल में उसने कोई भी भव्य मस्जिद या भवन का निर्माण नहीं कराया। अतः इसके काल में इस क्षेत्र में शाहजहाँ के काल की तुलना में स्थापत्य में प्रगति न के बराबर ही मानी जा सकती है। औरंगजेब ने उदारता की नीति, जो अकबर के समय से चली आ रही थी, का परित्याग किया और धार्मिक कट्टरता को अपनाया। औरंगजेब की यह नीति न केवल उसके लिए बल्कि मुगल साम्राज्य के पतन का भी मार्ग प्रशस्त करती है। औरंगजेब के बाद यदि उत्तर प्रदेश के शासन परिदृश्य पर नज़र डालें तो 1757 ईस्वी तक 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हो चुके थे, क्योंकि औरंगजेब के समय से ही पतोन्मुख मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी दुर्बल चरित्र व अयोग्य सिद्ध हुए और सशक्त केंद्रीय सत्ता को बरकरार नहीं रख सके। ठीक, अब पढ़ेंगे। मेरठ तथा बरेली के उत्तर प्रदेश में नाजिब खान ने पठान राज दोआब क्षेत्र में रूहेलों के अंतर्गत रूहेलखंड, फर्रुखाबाद के बंगस पठानों के अंतर्गत मध्य दोआब का राज्य, अवध एवं पूर्वी जिलों का अवध के नवाब का राज्य तथा बुंदेलखंड राज्य पर मराठों का शासन स्थापित था। अब आएंगे हम लोग पढ़ने अवध का इतिहास। अवध साम्राज्य का एक सूबा था। अवध मुगल साम्राज्य का एक सूबा था, जिसमें वर्तमान उत्तर प्रदेश का अधिकांश हिस्सा आता था और बिहार का भी कुछ भाग शामिल था। मुगल साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर 1722 ईस्वी में अवध के सूबेदार शहादत खां उर्फ बुरहान उल मुल्क ने स्थापत्य राज्य की स्थापना की थी। 1856 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध को ब्रिटिश शासन के अधीन करने के पूर्व तक अवध का इसी वंश का शासन चलता रहा। अवध पर इसी वंश का शासन चलता रहा। शहादत खां को सबसे पहले आगरा का फौजदार नियुक्त किया गया था। 1721 से 22 ईस्वी में वह अवध का सूबेदार बना। शहादत खां को सबसे पहले आगरा का फौजदार नियुक्त किया गया था और शहादत खां द्वारा फैजाबाद को अपनी राजधानी बनाया गया।
मुगल साम्राज्य मोहम्मद शाह ने एक फरमान जारी कर सफदरजंग को अवध का नवाब बना दिया। देखो, सफदरजंग जो था वो अवध का नवाब था। अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया था और शुजाउद्दौला ने दिल्ली के सम्राट शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ मिलकर बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ा, जिसमें वह पराजित हो गया। और ये कब लड़ा गया था बक्सर का युद्ध? बताओ तुम लोग कमेंट करके। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सल्तनत कालीन स्थापत्य। देखो, जामा मस्जिद का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया। अटाला मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाई। झंझरी मस्जिद जौनपुर में है, इब्राहिम शाह सरकी। जामा मस्जिद जौनपुर की हुसैन शाह सरकी। आगरा शहर सिकंदर लोदी। जौनपुर नगर फिरोज शाह तुगलक। ठीक। दो शक्तिशाली महिला जिन्होंने अवध में शासन किया वे नवाब बेगम और बहू बेगम थीं। आलिया सदरुनिसा नवाब बेगम के नाम से विख्यात थी, जो शहादल खां की पुत्री और सफदरजंग की पत्नी थी। अजमत उज जहरा, अजमत, रुक जाओ अभी यहाँ तक था, ठीक है। अजमत उज जहरा बहू बेगम के नाम से प्रसिद्ध थी तथा नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी थी। इलाहाबाद की संधि के तहत अंग्रेजों ने अवध के नवाब से कड़ा और इलाहाबाद के जिले लेकर मुगल सम्राट को दे दिए। इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत कंपनी को अवध से चुनार का दुर्ग और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। देखिए, इलाहाबाद की द्वितीय संधि के तहत कंपनी को क्या प्राप्त हुआ था? अवध से चुनार का दुर्ग मिला और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। अब देखो, अंग्रेजों द्वारा अवध का प्रयोग मध्यस्थ राज्य के रूप में किया गया। शुजाउद्दौला ने 1773 ईस्वी में वारन हेस्टिंग्स के साथ बनारस की संधि की। शुजाउद्दौला ने 1773 ईस्वी में वारन हेस्टिंग के साथ बनारस की संधि की थी। याद रखना, इम्पोर्टेंट है। अवध के नवाब शहादत अली खान ने अंग्रेजों से 1801 ईस्वी में सहायक संधि कर ली थी। इसे राजा की उपाधि अंग्रेजों द्वारा दी गई थी और नवाब वाजिद अली शाह अवध के अंतिम नवाब थे। इनके समय में ही आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। आसफुद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की थी। आसफुद्दौला के साथ वारन हेस्टिंग ने फैजाबाद की संधि की थी। आसफुद्दौला द्वारा लखनऊ में इमामबाड़ा का निर्माण कराया गया। अब उत्तर प्रदेश के मुगलकालीन प्रमुख स्थापत्य देखो। फतेहपुर सीकरी का शहर अकबर ने बसाया। बुलंदशहर अकबर। आगरा का किला अकबर। जहांगीर महल अकबर। पंचमहल हवा महल अकबर। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां। अकबर का मकबरा जहांगीर। ताजमहल शाहजहां। आगरा के किले में दीवाने आम दीवान एक खास तथा मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई। ये थे हमारे स्थापत्य मुगलों द्वारा। इसको आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। छोटा कर देता हूँ ये शॉर्ट में, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। वैसे सभी याद ही हैं, बाकी सब अकबर का है। नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां, 3 नाम और याद रखने। चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास में क्या हुआ भाई?
अभी इतना ही रखता हूँ, अगला वीडियो बनाएंगे। छोटा छोटा वीडियो ज़्यादा सही रहता है।